अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। मुल्क भर में इलेक्शन का जो अहवाल है वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। राना सनाउल्लाह जो मशहूर हकीम थे वो भी इस इलेक्शन में नून लीग की सीट हार गए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पहले तो इल्ज़ाम दिया जाता था कि पाक फ़ौज की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी सूरत हाल है, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन इस दफ़ा जो अवाम ने फैसला किया, तकरीबन 100 आज़ाद उम्मीदवार अब तक कामयाब हो चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून जो लातों मुक्कों और घूसों के साथ मैदान में आई, जिसे रियासती इदारों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इलेक्शन में बुरी तरह नाकाम हुई है और वो टोटल 72 सीट लेने में कामयाब हुई है। लेकिन नून लीग अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। अब नून लीग की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि उसको किसी ना किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अब नून लीग देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का हाथ थामती है या किस तरह से ग्राउंड की पोजीशन बनती है कि नून लीग हुकूमत में आएगी। लेकिन बड़े पैमाने पर जब हम रात को सोए थे तो रिज़ल्ट जब आए थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि जो डब्बे रात को खोलकर सामने रखे गए, जिनकी काउंटिंग रात को हुई, वो बिल्कुल रिज़ल्ट मुख्तलिफ था। और मैं आपको बताऊं कि रियाना डार साहिबा का जो रिज़ल्ट था वो टोटली चेंज कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब दोनों सीटें हार रहे थे, लाहौर और मानसेरा वाली सीट हार रहे थे। जो मानसेरा वाली सीट थी उसके ऊपर तकरीबन 25,000 की लीड से वो उम्मीदवार जीत रहा था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर नाकाम हो गए और बुरी तरह नाकाम हुए। इसी तरह यह सिलसिला चलता गया और नून लीग 72 सीटों पर क्लोज हो गई। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ कि नून लीग अब की बार जो सीटें जीती हुई है उनके लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा हो चुका है। तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आरोज़ को हमरा रख के अदालत में चैलेंज कर दिया है। लेकिन एक और बड़ी अहम तरीन बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी आरोज़ थे उन्होंने ये सारा मामला ख़राब किया है। जबकि मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बताऊं कि मेरी एक बड़े बावसूख ज़राए से मेरी बात हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर। वहाँ पर मुझे बताया गया कि इलेक्शन कमीशन इस बार जो इलेक्शन करवाना चाहता था वो मुकम्मल तौर पर फेयर करवाना चाहता था, लेकिन आरोज़ ने जो इस तरह की धांधली की कि ये जो रिज़ल्ट थे ये बर वक्त जमा नहीं करवाए। बाद में जो इलेक्शन कमीशन की एक खातून है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने बताया कि हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि आरोज़ ये रिज़ल्ट बर वक्त जमा करवाएं, फिर हम उम्मीदवारों के रिज़ल्ट जारी करें। लेकिन आरोज़ ने हमेशा धोखाधड़ी से काम लिया और इस बार भी ऐसा ही किया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला किया गया कि इन आरोज़ जिन जिन महकमों से आए हैं, जिन महकमों से ये अफसरान का ताल्लुक है, वहाँ पर राब्ते किए जाएं और वहाँ पर भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर अभी हर शख्स अपनी इज्जत बचा रहा है, हर इदारा अपनी साख बचाने में मसरूफ़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो फॉर्म 45 है वो उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं, क्योंकि मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूं कि फॉर्म 45 जो है उसको पोलिंग स्टेशन से जब वोटों की गिनती होती है तो उसको लिख के साइन करवा के जो पोलिंग एजेंट होता है उसको थमा दिया जाता है। बाद अज़ां वो जो फॉर्म 45 है वो उम्मीदवार के पास जाता है। फिर तमाम फॉर्म 45 जितने भी पोलिंग स्टेशंस होते हैं उनके मुताबिक ही ये वोटें काउंट होती हैं, फिर सम अप करके एक फॉर्म 47 तैयार होता है। फॉर्म 45 में जो रिज़ल्ट हैं वो टोटली मुख्तलिफ हैं फॉर्म 47 से। तो लिहाजा जो नून लीग सीटें जीत कर मैदान में आई है वो 20 सीटें हार जाएगी और मुतअद्दिद सीटों के ऊपर जो PTI है
وہ واپس آ جائے گی، اور نون لیگ کے موسٹلی جو امیدوار، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کا رزلٹ چیلنج ہو گیا ہے، میاں نواز شریف صاحب کا رزلٹ چیلنج ہو گیا ہے، مریم نواز صاحبہ کا رزلٹ چیلنج ہو گیا ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب دستبردار ہو چکے تھے، انہوں نے اپوزٹ امیدوار کو مبارکباد دے دی، حکیم رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی جو سیٹ تھی وہ ہار چکے ہیں، لیکن آپ کمپیریٹیولی فارم 45 کا جو امیدواران کے پاس رزلٹ ہے وہ اگر 47 جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس میں مختلف ہے۔ اب یہ ادارے ثابت کریں گے، الیکشن کمیشن ثابت کرے گا، آروز ثابت کریں گے کہ ان کے اندر کیوں جو ہے وہ تبدیلی کی گئی اور کیوں یہاں پر دھاندلی سے کام لیا گیا۔ اب دوسری بات، یورپی یونین کی طرف سے بھی ابھی خبر آئی ہے کہ واپس یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں۔ اگر پاکستان کے اوپر پابندیاں مزید عائد کی جاتی ہیں تو اکانومی کا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا، لیکن ابھی ملک کے اندر جو گورنمنٹ بنے گی وہ اسی طرح لولی لنگڑی حکومت بنے گی، اور اس میں ملک کی جو اکانومی ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوگی، اس کے اوپر اوور کم نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور حالات اچھے ہوں، لیکن یہ گورنمنٹ بھی کسی بہتر طریقے سے نہیں چل سکے گی۔ جس طرح سے سیٹوں کی ڈویژن ہو چکی ہے، اس میں کوئی بھی ایسی حکومت نہیں بن سکتی جو مضبوطی سے کوئی اکانومی کے بارے میں پالیسی دے اور ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں کوئی پالیسی بنا سکے۔ اس میں کھینچا تانی ہی رہے گی، اور ملک جو پچھلے 5 سال چلتا رہا ہے اس سے بھی ملک کے بدترین اور برے حالات ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی مجھے اپڈیٹ آئیں گی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی، میں نے اگلے دنوں میں ان کیسز کے اوپر کوریج کرنی ہے، اور میں آپ کو تمام تر اطلاعات دیتا جاؤں گا جو بھی اپڈیٹ میرے پاس ہوگی۔ ہماری کوشش ہے کہ ملک پاکستان کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں اور ہم بہترین، صاف اور شفاف طریقے سے ہر ایک چیز کی رپورٹنگ کریں، تاکہ جو پبلک بیرون ملک بیٹھی ہوئی ہے، جو لوگ مختلف ممالک میں ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ان تک حقائق پہنچ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔